हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मानव बस्तियाँ। ये चौथा चैप्टर है। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना भी दिया है और उसमें मैंने किस किस प्रकार अर्थ यानी मानव बस्तियों का जो अर्थ होता है वो समझाया है। और दूसरा टॉपिक हमारा ये रहा था कि जो मानव बस्तियाँ हैं उनके प्रकार हैं और ये प्रकार क्यों हैं, क्या कारण है, कौन से कारक जिम्मेदार हैं, कौन सी भौतिक दशाएं जिम्मेदार हैं जो मानव बस्तियों को अलग अलग प्रकार से ढाल रखी है, यानी बहुत सारी बस्तियां पाई जाती हैं। तो उन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज अपन ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों की बात करेंगे, क्योंकि मानव जो बस्तियां हैं वो दो प्रकार की हैं, ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां। तो ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों की बात करेंगे। तो आपका सिर्फ यही कार्य है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको नक्शे के आधार पर भी समझाया जाएगा कि कौन कौन सी बस्तियों के प्रकार हैं, कौन कौन सी बस्तियां किन किन स्थानों पर पाई जाती हैं, वो सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ग्रामीण बस्तियां यानी ग्रामीण बस्तियों को चार भागों में बांटा गया है, चार प्रकारों में अपन इनको बांट सकते हैं। आपको ट्रिक के आधार पर समझाया जाएगा इन चारों प्रकारों को याद करने का तरीका, ठीक है। तो पहला आप देखोगे इसमें प्रकार कि मैंने पहले बता दिया है चार प्रकार से है ये, यानी ग्रामीण जो बस्तियां हैं वो चार प्रकार से हैं। पहली जो बस्ती हमारे सामने लिखी हुई है गुच्छित या संकुलित अथवा अकेंद्रित बस्ती, ठीक है। इसके अलग अलग नाम है, यानी गुच्छित बस्ती भी अपन बोल सकते हैं, संकुलित बस्ती भी अपन बोल सकते हैं, अकेंद्रित बस्ती भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला प्रकार तो ये हो गया। दूसरा प्रकार आप देखोगे कि अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्ती, अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्ती, ठीक है। तीसरा आप देखोगे पल्लीकृत बस्ती, ठीक है। मैंने बस्ती इनमें नहीं लिख रखी है तो आप लगाने लगा बस्ती, ठीक है, पल्लीकृत बस्ती। और चौथा आप देखोगे कि परिक्षिप्त अथवा एकाकी बस्ती, ठीक है। तो ये चार बस्तियां हैं। इनको यदि आप ट्रिक के आधार पर समझने का प्रयास करोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ट्रिक के माध्यम से समझना है। एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, आजा ग्रुप में अपन बुलाते हैं ना किसी और व्यक्ति को, आजा ग्रुप में, ठीक है। तो इसमें हर वर्ड का, हर अक्षर का अर्थ निकलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर दो अक्षर ऐसे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। एक तो ये जा और एक है मैं, इनका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। मैंने ये इसीलिए लिखा है क्योंकि इस सेंटेंस को बनाने के लिए ये दोनों शब्द यहाँ आना बहुत ही आवश्यक था। तो इजी में बन जाएगा सेंटेंस, आजा ग्रुप में, आजा भाया ग्रुप में, ठीक है। तो ग्रामीण बस्ती में नहीं बोलते आजा रे भाई ग्रुप में, तो यही है। तो आ से क्या निकलेगा, आ से बनेगा, ये जो आ है इसका अर्थ होगा अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्ती, ठीक है। क्योंकि अपन को पहला अक्षर या अपन कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि ये क्या है ये क्या है, तो पहला अक्षर अपन को पता है तो अपन बता देंगे। तो ए का मतलब या आ लिख रखा है तो इसका अर्थ अपन ए ही मानेंगे। तो ऐसे अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्ती, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखोगे ग्रुप, ठीक है। तो इस पहले वाले गु का मतलब है क्या होगा, पहले वाले गु का मतलब ये हो जाएगा गुच्छित, संकुलित अथवा अकेंद्रित बस्ती, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। और आगे आपको पै दिख रहा है, इसके दो अर्थ लिए जाएंगे, यानी ग्रुप 2, ये दो लगा रखा है ना मैंने, इसका विशेष अर्थ है, ध्यान में रखना। क्योंकि ये जो पै शब्द है वो दो बारी यूज होगा दो प्रकार को समझने में। तो इस पहले वाले पै का मतलब तो आप मान लोगे पल्लीकृत बस्ती, और दोबारा आप जब इस पै का यूज करोगे तो इसमें हो जाएगा परिक्षिप्त अथवा एकाकी बस्तियां। तो चारों का अर्थ मैंने समझा दिया है। तो आप
यदि आपको इसमें थोड़ा सही समझ मेरे हिसाब से तो आपको सही समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं आया होगा तो आप दोबारा से एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, यानी पीछे करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो चीज़ें आपको क्लियर ही हो गई होंगी, बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते भाई। अब आगे देखते हैं। अब अपन है ना जो इन सभी का एक एक का अर्थ जानने वाले हैं, एक एक की थ्योरी जानने वाले। ठीक है, तो पहली आपके सामने लिखी हुई है गुच्छित बस्तियां। ठीक है, ये वही है, मैंने इन चीज़ों को हटा दिया, संकुलित, आकेंद्रित, ये अन्य में आ जाएगा। देखो ये अन्य में आ जाएगा। ठीक है, तो गुच्छित बस्ती। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है वो देखो कि ऐसी बस्तियां जिसमें घर पास पास पाए जाते हैं, घर पास पास पाए जाते हैं, यानी ऐसी बस्ती जहां पर घर पास पास पाए जाएंगे। आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हो तो गांवों में देखते हो तो आपको पास पास बस्तियां पाई जाती हैं, पास पास घर आपको देखने को मिलेगी। वहाँ की जो गलियां हैं, जो रास्ते हैं, वो भी सकड़े देखने को मिलेंगे। तो वो गुच्छित बस्तियों के ही उदाहरण हैं। ये जो गुच्छित शब्द है ना, इसका अर्थ आप ऐसे भी ले सकते हो कि चूड़ियों का गुच्छा देखा है आपने, चूड़ियों के गुच्छे में पास पास चूड़ियाँ होती हैं, उसी प्रकार घर भी पास पास होते हैं। एक और उदाहरण ले सकते हैं गुच्छित का कि ये जो चाबियों का छल्ला होता है उसमें भी आप गुच्छित, यानी गुच्छा बोलते हैं, अपन उसको बोलते हैं ना गुच्छा, चूड़ियों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। तो जो गुच्छा होता है उसमें पास पास रहते हैं सारी चीज़ें। वही इस वर्ड का यूज यहाँ पर किया गया है कि चीज़ें पास पास रहेंगी, यानी घर पास पास रहेंगे। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। यदि आपको 2 नंबर में पूछ लिया जाए कि गुच्छित बस्तियाँ क्या होती हैं तो आप इजी ही इसको लिख सकते हो। आगे देख लो इसके अन्य नाम। अन्य नाम क्या है? वो ही है, यह आ जाएगा संकुलित बस्तियां। ठीक है, इस संकुलित जो शब्द है इसका अर्थ ये है, सिर्फ संकुलित जो शब्द है इसका अर्थ ये है कि भरा हुआ, पूरा किया हुआ। ठीक है, आगे इसका अन्य नाम है आकेंद्रित बस्तियां। ठीक है, तो 2 इसके अन्य नाम है। यदि आपको कोई पूछ ले, परीक्षा में भी आ सकता है कि गुच्छित बस्तियों, यानी गुच्छित बस्तियों के अन्य नाम बताइए, तो आप लिख देना कि संकुलित बस्ती और आकेंद्रित बस्ती। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे आपको चित्र दिया हुआ है, इस प्रकार बस्तियां पाई जाती हैं, इस प्रकार घर पाए जाते हैं। मैंने छोटा सा डायग्राम बनाकर समझाने का प्रयास किया है कि जो ये घर देख रहे हो आप, ये पास पास पाए जाएंगे। ये देखो पास पास पाए जा रहे हैं ना, पास पास पाए जाएंगे। ये आपका मार्ग है, गांव में रास्ता भी तो पाया जाता है ना, वो ज़्यादा चौड़ा नहीं पाया जाएगा। ठीक है, गांव में जो रास्ता होता है वैसे तो 30 फीट का रास्ता होना चाहिए, लेकिन 15 फीट का ही रास्ता पाया जाएगा। यहाँ पर भी आप घर देख रहे हो तो पास पास, इसका मतलब ये है कि पास पास घर पाए जाएंगे और बहुत सारे घर पाए जाएंगे। ठीक है, आकृति देखो, यहाँ के घरों की आकृति कैसी होती है। आप देखोगे कि आयताकार आकृति, यानी आयताकार जिसकी आमने सामने की भुजा समान होती है, जिसकी आमने सामने की भुजा समान होती है उसे आयत कहते हैं, यानी आयताकार हो जाएगा। और आर्य रैखिक। ठीक है, एक रेखा में घर होना। तो आकृति यदि पूछ ले तो आप बता सकते हो, आकृति यदि आपको पूछ ले तो आयताकार, आर्य और रैखिक। ठीक है, आगे देखोगे वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि अपन कोई भी चीज़ को डायग्राम के आधार पर समझ लेते हैं ना, तो आपको चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर मानचित्र बनाई, इसके आधार पर समझाऊंगा। तो आपको जब आप दायरे स्टडी पॉइंट में पढ़ते हो तो आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और रही हमारी क्वालिफिकेशन की, तो हमने बीए कर ली है और उसके बाद में ही आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें है ना घर पास पास बने होते हैं, यानी घर आपको पास पास देखने को मिलेंगे। आगे देखो गलियां जो हैं,
गलियां जो हैं वो कम चौड़ी मिलेगी, वही बात आ रही है। 15 फुट के आसपास आपको गलियां मिलेंगी। आप 15 फुट मत लिखना, क्योंकि हर जो गांव होते हैं उनकी अलग अलग चौड़ाई होती है। तो आपके जो चौड़ाई वो दे भी नहीं रखी है, सिर्फ यही दे रखा है कि कम चौड़ी यहाँ की गलियाँ होती हैं। तो आपको चीज़ें क्लियर ही समझ में आ रही होंगी। अब अपन देखेंगे कि जो गुच्छित बस्तियाँ हैं उनके विस्तार की बात करेंगे कि भारत में किन किन स्थानों पर इस तरह की बस्तियाँ पाई जाती हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है कि उपजाऊ जलोढ़ मैदान और उत्तरी पूर्वी राज्य में, यानी भारत के जो उपजाऊ जलोढ़ मैदान हैं और उत्तरी पूर्वी भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर गुच्छित बस्तियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब आप इस चीज़ को सबसे पहले तो आप इस लाइन, ये जो लाइन लिखी हुई है उसको नक्शे के आधार पर समझने का प्रयास करना, क्योंकि जब तक आपको नक्शा समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको चीज़ें क्लियर ही नहीं होंगी। ये ध्यान में रखना, ज्योग्राफी में नक्शा होना ही चाहिए। ठीक है, कोई स्थानों को समझने के लिए यदि आपको कोई नक्शा नहीं बता रहा है तो आप खुद डायग्राम बनाकर समझ सकते हो। ये हमने प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस करोगे नक्शे बनाने की तो ये नक्शा आपको आसानी से लिखना आ जाएगा, बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो ये नक्शा मैंने वैसे ही बनाया, आज से अभी बना सकता हूँ, मैंने कोई वो नहीं किया है। तो ये नक्शा आपको याद होना चाहिए। यदि आप ऐसे लिखकर आते हो कि जलोढ़ मृदा और उत्तरी पूर्वी राज्य में गुच्छित बस्तियां पाई जाती हैं, ठीक है, इसके साथ साथ ये डायग्राम भी बना के आते हो कि उपजाऊ जलोढ़ मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं, उत्तरी पूर्वी राज्य यहाँ पर, मैं बताऊंगा कि ये राज्य कहाँ पर है, ये सारे करके आते हो ना, तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अच्छे नंबर न आए, क्योंकि आपको आपने डायग्राम बनाकर समझाया है कि ये चीज़ यहाँ पर है, तो आपको निश्चित ही अच्छे नंबर मिलेंगे। ये चीज़ें अब अपन यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि उपजाऊ जलोढ़ मैदान कहाँ पाए जाते हैं। आपको उपजाऊ जलोढ़ मैदान है ना, जो ये सारा का सारा ये क्षेत्र है ना, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उपजाऊ मैदान, और मैं बताऊंगा भी कि यहाँ पर ही जलोढ़ उपजाऊ मैदान क्यों पाए जाते हैं, क्या कारण है ऐसे कि यहाँ पर ही उपजाऊ मैदान क्यों पाए जा रहे हैं। सर बताइए हमें, ऐसे तो तार्किक व्याख्या के आधार पर बताइए कि यहाँ पर जलोढ़ मैदान क्यों पाए जाते हैं। ठीक है, पहला तो ये समझ लिया कि जलोढ़ मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर बाद में जो उत्तरी पूर्वी राज्य को समझने का प्रयास करें। ये उत्तर दिशा है भारत की, ठीक है, ये दक्षिण दिशा है, ठीक है, ये पूर्वी दिशा है, ठीक है, और ये आपकी पश्चिमी दिशा है। ठीक है, तो वो क्या बात कर रहा है उत्तरी पूर्वी राज्य की, तो उत्तरी पूर्वी राज्य ये हो गए ना उत्तरी पूर्वी राज्य। तो उत्तरी पूर्वी राज्य में कौन कौन से राज्य आ जाएंगे, ये सारा का सारा, ये जो राज्य है ना, ये सारे के सारे आपको उत्तरी पूर्वी राज्य में आ जाएंगे। यहाँ पर देखो जम्मू कश्मीर आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, बिहार देखने को मिलेगा, फिर आगे यहाँ पर बांग्लादेश, और यहाँ आगे आपको ये असम, ठीक है, ये असम देखने को मिलेगा, सॉरी असम नहीं है, ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर आप नागालैंड देखने को मिलेगा, असम बीच में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार ये सारे के सारे जो राज्य हैं यहाँ पर भी आपको गुच्छित बस्तियाँ देखने को मिल सकती हैं। अब आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर उपजाऊ मैदान क्यों पाए जाते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा कि गंगा नदी बहती है, गंगा नदी बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यह गंगा नदी है, गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी है जो यहाँ पर जाकर यहाँ पर बहकर चली जाती है। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो नदियाँ होती हैं ना, एक बार रुको, यहाँ पर एक नदी और बहती है, यमुना नदी बहती है। तो मैं ये समझा रहा था कि जो नदियाँ होती हैं ना, ये अपने साथ में है ना जो जलोढ़ मृदा लाती हैं, जो सबसे उपजाऊ मृदा मानी गई है। इसीलिए ये जब लाती हैं यहाँ से, तो यहाँ पर जो है ना
वो मिट्टी को छोड़ देती हैं और उससे जो मैदान बनता है वो जलोढ़ मृदा का मैदान बनता है, यानी उपजाऊ जलोढ़ मृदा का मैदान। ठीक है, और ये राज्य मैंने समझा दिए। अब जलोढ़ मृदा के स्थान पर ही ज़्यादा बस्तियाँ क्यों बसी हुई हैं? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जलोढ़ मृदा ऐसी मृदा है जहाँ पर अपन खेती कर सकते हैं, अच्छी उपजाऊ हो जाती है। और आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश यहाँ पर पाया जाता है, जो भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मृदा मिल रही है, पानी की व्यवस्था अच्छी है। आप देखोगे कि यहाँ पर अधिक बस्तियाँ क्यों पाई जा रही हैं, गुच्छित बस्तियाँ, क्योंकि यहाँ पर समतल मैदान पाए जाते हैं और समतल मैदान में आपको पास पास घर में देखने को मिलेंगे। तो जलोढ़ मृदा के बहुत सारे लाभ है, कभी आओगे तो कभी बताएंगे आपको, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हमारा जो ज्ञान है वो पूरा, वैसे तो पूरा देते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें समझानी बाकी होती हैं, तो आपको जो आपके काम की चीज़ें वो हमने बता दी हैं। ठीक है, आगे देखोगे इस लाइन को समझने, मध्य भारत, मध्य भारत कौन सा है? मध्य भारत ये सारा का सारा मध्य भारत है। ठीक है, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड है ना जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, याद रखना यहाँ पर पाया जाएगा बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। ठीक है, इसमें है ना जो उत्तर प्रदेश के 7 राज्य आते हैं, उत्तर प्रदेश के 7 राज्यों को मिलाकर बुंदेलखंड बनाया गया है। ठीक है, आपको पूरी तरीके से चीजें क्लियर होनी चाहिए, हमारा तो यही काम है। मैंने बताया बुंदेलखंड आपको किताब में दे रखा है, कई वीडियो में आपको सीधा समझा रखा है बुंदेलखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में गुच्छित अधिवास पाया जाता है, मैंने नक्शे के आधार पर समझा नहीं रखा है, तो मैंने अदर जानकारी दे दी कि ये उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से मिलकर बना है, यानी 7 जिलों से मिलकर बना है बुंदेलखंड। ठीक है, और आप नागालैंड देखोगे तो नागालैंड आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये नागालैंड का हिस्सा है। ठीक है, नागालैंड, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने विस्तार सारे का बता दिया, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ है। ठीक है, अब आपके माइंड में इस तरह बैठ गया होगा कि आप कभी भूल ही नहीं सकते, तो इस प्रकार चीज़ों को समझने का प्रयास करें। तो अपन का गुच्छित बस्तियाँ हमने पढ़ ली, अब अपन दूसरा प्रकार पढ़ेंगे अर्धगुच्छित बस्तियाँ और विखंडित बस्तियाँ, यानी गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्तियों का दूसरा नाम क्या है? विखंडित बस्तियाँ। यानी आपको यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अर्धगुच्छित बस्तियों का दूसरा नाम क्या है, तो आप बताओगे कि विखंडित बस्तियाँ। ठीक है, आगे देखते हैं इनका निर्माण कैसे होता है। निर्माण, कोई बड़ा गांव होता है जहाँ पर बहुत सारे गांव फैले हुए होते, जैसे समतल मैदान में बहुत सारे गांव मैंने बता दिया, इसी का रूप है ये अर्धगुच्छित बस्ती। ठीक है, तो कोई बड़ा गांव होता है, मैं यहाँ पर भी समझाऊंगा आपको, कोई बड़ा गांव होता है, वहाँ पर बहुत सारे घर बसे हुए होते हैं पास पास, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस गांव को छोड़कर गांव के बाहर घर बनाकर रहने लगते हैं। वो अपनी इच्छा से भी बनाकर रहने लगते हैं या बलपूर्वक वहाँ से निकलकर दूसरे स्थान पर, यानी उसी गांव के बाहर रहने लगते हैं। और वहाँ पर जो घर बने हुए होते हैं, बहुत ही कम घर बने होते हैं, उससे ही अपन अर्धगुच्छित बस्तियों के नाम से जानते हैं, विखंडित बस्तियों के नाम से जानते हैं, क्योंकि विखंडन का मतलब ही अलग अलग होना, यानी बड़े गांव से अलग होना। ठीक है, अब यहाँ पर समझो इसको कि यहाँ पर भी वही चीज़ समझा रखी है, बड़े गांव से लोग बाहर जाकर रहने लगते हैं, यानी ये बड़ा गांव है, इसमें पास पास बस्तियां हैं, लेकिन ये बाहर जाकर एक बस्ती यहाँ, यानी एक घर यहाँ पर बस गया, दूसरा घर यहाँ पर बस गया, तीसरा घर यहाँ पर जाकर बस गया। ठीक है, तो यहाँ पर जिस बस्ती का निर्माण हुआ उसे ही अपन अर्धगुच्छित बस्ती के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये गुच्छित बस्ती से तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन गुच्छित बस्ती से ही निकली हुई है, तो इस प्रकार इसका निर्माण होता है। और ये लोग बाहर जाकर क्यों रहते हैं, इस गांव के बाहर जाकर क्यों रहते हैं? क्योंकि इच्छा, अपनी इच्छा के द्वारा, यानी अपनी इच्छा से भी कोई रह लेता है। इच्छा का मतलब वो ये सोचते हैं कि हमारे पास में थोड़ी सी ज़मीन है यहाँ पर गाँव में,
अपन बाहर जाकर रहने लगते हैं। ग्रामीण क्षेत्र का बंदा 100% इन चीज़ों को समझेगा, तो वो घर के बाहर यानी गांव जो है ना उसके बाहर ज़मीन ले लेता है। हमारे भविष्य जो अपन के बच्चे रह जाएंगे, तो इस प्रकार वो गांव के लोग सोचते हैं। जो बाहर जाकर गांव के बाहर जाकर रहने लगता है वो सोचता है इन चीज़ों को। आप देखोगे बलपूर्वक यानी जो ज़बरदस्ती जाकर रहने लगता है। कुछ कारण सामाजिक तत्व भी है, लड़ाई झगड़ा होता है तो वो बाहर जाकर रहने लगता है। तो इस प्रकार इस बस्ती का निर्माण होता है। और अब आपको इसका विस्तार भी देखना चाहिए कि इस बस्ती का विस्तार कहाँ तक है। ठीक है, तो आपको दे रखा है गुजरात के मैदान और राजस्थान के कई क्षेत्र। ठीक है, गुजरात के मैदान कहाँ पर है, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले लो, फिर बाद में मैं इनको चीज़ों को मिटाकर आपको ये चीज़ें समझाऊंगा। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलो हाथ से ही मिटा देता हूँ, वैसे तो मैं ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको समझाना है सिर्फ ये कि ये राज्य कहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा गुजरात, गुजरात बताना है मेरे को बस कि गुजरात आपको ये देखने को मिलेगा। गुजरात का जो ये एरिया है ना, ये गुजरात का एरिया है। गुजरात के मैदान, गुजरात के मैदान, ठीक है, ये गुजरात के मैदान है। यहाँ पर अर्धगुच्छित बस्तियां पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं, तो राजस्थान भाई ये सारा का सारा है ना जो राजस्थान ही है, ये सारा का सारा राजस्थान है। तो राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में अर्धगुच्छित बस्तियां पाई जाती हैं, विखंडित बस्तियां पाई जाती हैं। तो आपको चीज़ें क्लियर ही समझ में आ रही होंगी फ्रेंड्स। इसके पश्चात फ्रेंड्स तीसरी जो बस्ती है पल्लीकृत बस्ती, यानी इसे पल्ली बस्ती भी बोल सकते हैं अपन, कोई कंफ्यूज मत होना। पल्ली बस्ती या पल्लीकृत बस्ती एक ही बात है। तो इसकी परिभाषा देखेंगे, यानी इसे कहते किसे हैं पल्ली बस्ती। गांव से छोटी होती है ये पल्ली बस्ती। तो ऐसी बस्तियां जो भौतिक रूप से अनेक इकाइयों में बट जाती है, यानी ऐसी बस्तियां जो भौतिक रूप से अनेक इकाइयों में बढ़ जाती हैं, उसे अपन पल्लीकृत या पल्ली बस्ती के नाम से जाना जाता है। यानी वो कहलाती हैं, पल्ली बस्तियां कहलाती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, इसको है ना मैं इस आधार पर समझाने का प्रयास करूंगा अब कि पहले इस लाइन को भी समझ लो कि आकार, यानी ये है ना जो गांव से भी छोटी होती है, यानी ये जो इकाई होती हैं, ये जो बस्तियां होती हैं वो गांव से भी छोटे होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे आप ये देखोगे कि इसको इस आधार पर कैसे समझाया जाए, यानी ये पूरा का पूरा गांव है, बड़ा गांव है, बड़ी बस्ती है। ठीक है, अब इसमें से क्या हुआ कि कुछ लोग यानी कुछ लोगों ने कुछ घर तो यहाँ पर बना दी, यानी ये कोई बड़ी बस्ती थी। ऐसी बस्ती का मतलब यहाँ पर क्या है, ये पूरी बस्ती। ठीक है, ऐसी बस्ती जो भौतिक रूप से यानी कोई कारण आ गया, भौतिक कारण आ गया, जिस कारण से अनेक इकाइयों में बट गई। और ये इकाइयाँ क्या कहलाएंगी, ये सारी की सारी इकाइयाँ हैं। तो ये सारी की सारी जो इकाइयाँ यानी यहाँ पर है ना जो घर बने हुए हैं, ये सारे के सारे है ना घर हैं। यहाँ पर 6 घर हैं, यहाँ पर आप देखोगे 8 घर, यहाँ पर 9 घर देखोगे। तो इन सभी यानी ये सभी इकाइयाँ हैं, बस्तियाँ इकाइयों में बट गई। ठीक है, तो इनको ही अपन पल्ली बस्तियाँ कहा जाता है, यानी इनको ही अपन है ना जो पल्ली बस्ती कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ से उठकर यहाँ आ गए। और ये देखो कि गांव से छोटे हैं, आप इनको देखोगे ध्यान से तो ये गांव से छोटे हैं। आपको यदि ग्रामीण क्षेत्र में आप रहते हो तो आप इन चीज़ों को सही समझोगे, क्योंकि एक गांव होता है और उसके बाहर आप देखोगे तो कुछ 5-5 घरों की ढाणियाँ देखने को मिलेगी। तो वो ही ये पल्ली
पल्ली बस्तियां हैं और कुछ भी नहीं है। आगे इनका है ना जो स्थानीय भाषा में है ना इनके नाम है, यानी देश में जो स्थानीय भाषा है, स्थानीय का मतलब गाँव की जो भाषा है उसको इनको है ना अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है इन बस्तियों को। ठीक है, तो पहला नाम है पान्ना, ठीक है, दूसरा पाडा, तीसरा पाली, चौथा नगला, नगला, और पांचवा आप देखोगे ढाणी। ढाणी शब्द तो आपको सुनने को मिलता ही होगा। आपने ये चार जो शब्द हैं, ये जो चार शब्द हैं, ये चार शब्द आपने नहीं सुने होंगे, लेकिन ढाणी तो आपने सुनी ही होगी। तो ढाणी से आप समझने का प्रयास करो कि गांव में कितने घर होते हैं और ढाणियों में 4-5 घर होते हैं। तो ये सारे हैं ना ये ढाणी है। इसको पान्ना भी बोल सकते हो, पाडा भी बोल सकते हो, पाली भी बोल सकते हो, नगला भी बोल सकते हो। तो आपको चीज़ें क्लियर ही समझ में आ रही होंगी। इनका विस्तार देख लो आप कि इनका विस्तार जो है ना, इन बस्तियों का जो विस्तार है वो देख लो। मध्य और निम्न गंगा के मैदान, गंगा के मैदान मैंने पहले ही समझा दिया था कि यहाँ पर गंगा नदी बहती है। तो यहाँ पर ही जो गंगा का जो बीचला सिरा है यानी बीच का मैदान है जिसे मध्य बोल देंगे, और निम्न यानी ऊपर का जो मैदान है उसे अपन गंगा निम्न गंगा के मैदान बोल देते हैं। तो मध्य और निम्न मैदान यहाँ पर आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है, उत्तर प्रदेश और बिहार का जो हिस्सा है, यहाँ पर गंगा नदी बहती है। और ये जो क्षेत्र है, ये जो मैदान है, मैंने पिछली जो बस्तियाँ पढ़ी थी उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर गंगा नदी बहती है और ये है ना जो एक मैदान का निर्माण कर देती है, जो सारा का सारा मैदान यही है। ठीक है, आगे देखोगे आप कि हिमालय की निचली घाटियाँ, हिमालय की निचली घाटियाँ, हिमालय ये पूरा का पूरा हिमालय है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा हिमालय फैला हुआ है। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर काफ़ी सारे पर्वत भी आपको देखने को मिलेगी। नेपाल में माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा, कंचनजंगा आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे पर्वत यहाँ पर देखने को मिले थे। तो ये हिमालय है ना, इसमें निचली घाटियों में आपको ये बस्तियाँ देखने को मिलेंगी, पल्लीकृत बस्तियाँ। तो आपको मैं मैप के आधार पर बिल्कुल ही समझा चुका हूँ। और छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ आपको यहाँ देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़, ठीक है, यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर ही हो गई होंगी आपको। चौथी जो बस्ती है ग्रामीण बस्ती, उसे अपन परिक्षिप्त अथवा एकाकी बस्तियां कहा जाता है। एकाकी मतलब एक बस्तियां, ठीक है। तो इसको समझने का प्रयास करना। ये मैंने पर्वत बनाए हैं नीले कलर में, ब्लू कलर में आपको जो दिख रहे हैं वो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, पहाड़ियाँ हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये ढलान वाला क्षेत्र है, ये ढलान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर घर बने हुए हैं। और ये घर है ना जो झोपड़ी टाइप में है, यानी क्या है, झोपड़ियाँ हैं ये, क्योंकि ये पहाड़ियों का जो ढलानी भाग है, ढलाव है, वहाँ पर झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं। स्थायी घर, पक्के घर नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। तो यहाँ पर झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी ढलान है, यहाँ पर भी ढलान है। तो यहाँ पर झोपड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं, 4-4, 5-5 झोपड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो यही एकाकी बस्ती है। ये जंगलों में भी मिलती है, ये बस्तियाँ जंगलों में भी आपको देखने को मिलेगी। ये सारा का सारा आपको जंगल है। और यहाँ पर देखो झोपड़ियाँ बनी हुई है, झोपड़ियाँ ये सारी की सारी, ये झोपड़ियाँ देख लो, ये झोपड़ियाँ देख लो, और ये तो ये झोपड़ियाँ हैं जो बस्तियों का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार की बस्तियों को ही परिक्षिप्त अथवा एकाकी बस्तियों के नाम से अपन जानते हैं। इनका जो विस्तार है वो कौन सा है, विस्तार देखते हैं। इनका विस्तार मुख्य राज्य मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल, ठीक है। मेघालय कहाँ पर है, ये नक्शा मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं मैप के आधार पर आपको समझा सकूं। मेघालय आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ब्लू कलर से कर देता हूँ मैं, यहाँ पर आपको मेघालय देखने को मिलेगा, ठीक है।
मेघालय, ठीक है। मेघालय इसकी राजधानी क्या है, आपको राजधानी पता होना चाहिए, शिलांग, शिलांग इसकी राजधानी है, ठीक है। तो मेघालय यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड आपको यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आपको मैप के आधार पर समझा रहा हूँ तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आपको उत्तराखंड देखने को मिलता है। उत्तराखंड में भी इस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती हैं। आगे देखो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है ना जो ये जो उत्तराखंड है, ये थोड़ा सा भाग ऐसे, ये तो उत्तराखंड हो गया, और हिमाचल प्रदेश आपको ये भाग दिखेगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ये है, तो उत्तराखंड के नीचे, वो हिमाचल प्रदेश के नीचे ही आपका उत्तराखंड है, तो दोनों पास पास है, समझ जाना, ठीक है। और केरल आपको ये हिस्सा दिखेगा। कभी कभी आपको सुनने को मिलता है कि केरल का तट, तो तट क्या है, यहाँ पर ये समुद्री इलाका है, ये सारा का सारा, ये सारा का सारा समुद्री इलाका है। तो तट किसे कहते हैं, समुद्र के पास में जो तट वो किनारा होता है जिसे तट बोलते हैं। तो केरल का तट सुना होगा ना आपने नाम, तो केरल ये है, केरल ये है, केरल, ठीक है। केरल ये आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन चीज़ों को इजी ही तरीके से समझते जाएंगे। तो हमने सारी चीज़ों के वर्णन कर लिया है। हमने जो ग्रामीण बस्तियां हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो क्लियर ही हो गई हैं। तो 4 अपन ने ग्रामीण बस्तियों के बारे में पढ़ा, 4 ग्रामीण बस्तियों के बारे में हमने विस्तार से जाना, ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं हुई। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अब इस वीडियो में आगे ज़्यादा नहीं बताया जाएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आगे जो वीडियो आने वाली है पार्ट 3 देखना न भूले, उसमें अपन नगरीय बस्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबा दीजिए, उसमें ऑल का चिन्ह है उसको टिक कर दीजिए, क्योंकि हमारी जो वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाएं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाओगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।